मैं प्रोफेसर शशि शेखर साहब आपके पास सबसे पहले इसलिए आ रहा हूं कि आप तो प्रोफेसर हैं, आप पॉलिटिकल चीजों को भी समझते हैं। अभी एक 5-7-10 दिन पहले एक और चीज जो विचारधारा के रूप में जो आज की विचारधारा की लड़ाई है उसमें बहुत स्ट्रांग थी, वो था सावरकर जी का नाम। सावरकर के नाम पे जब उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि भाई वो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं और उनका आप लोग अगर बार बार नाम लेंगे तो ये ठीक नहीं है। और इस पे ये हमारे शरद पवार साहब थे जिन्होंने बीच में पढ़ के सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी से बात करके ये फाइनल ये तय हुआ कि भाई अब कांग्रेस में राहुल गांधी सावरकर जी का नाम नहीं लेंगे। और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का एक लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी के इंटरेस्ट में उन्होंने ये बात कही। अदरवाइज वो अपनी बार बार बात कर रहे हैं और मैं और आप भी, मतलब राहुल गांधी ना कहें लेकिन मैं और आप जिस विचारधारा से आते हैं वो तो हम लोग का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है नहीं, तो हम तो साफ साफ बोलेंगे कि सावरकर की वजह से देश का क्या नुकसान हुआ और उन्होंने कैसे माफी मांगी। खैर, राहुल गांधी उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और वो ये माना जाता है कि देखिए भाई शरद पवार ऑपोजिशन यूनिटी और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ठीक रखने के लिए सब किए हैं। ऐसे समय में मैं जानबूझ के आपके पास इसलिए पहले आ रहा हूं प्रोफेसर साहब की, जैसे कुछ चीजें जिस स्टेज पे आज जहां शरद पवार साहब खड़े हैं, मुझे कभी कभी याद आने लगती है मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव जी का जब पटना में, मुझे ठीक से याद है, सारा महागठबंधन हो गया था, लग रहा था कि पूरे देश में 2015 या 2016 का जब इलेक्शन था, स्टेट इलेक्शन, ये लग रहा था पूरे देश में एक साथ बहुत बढ़िया माहौल बन जाएगा। तब हमारे मोदी जी सिफाई जाते हैं किसी शादी वैवाहिक कार्यक्रम के सिलसिले में मुलायम सिंह के घर, और उसके 2-4 दिन बाद मुलायम सिंह यादव जी उस महागठबंधन जिसको वो लीड कर रहे थे उससे अपने को बाहर निकालते हैं और बिहार के सब जगह वो अपने एमएलए खड़े करते हैं। वो अलग बात है कि उन एमएलए को वोट नहीं मिलते हैं। कुछ इसी तरह की चीजें इस समय फिर लग रही हैं, क्योंकि अब जो ये शरद पवार जी का वो है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से फर्क पड़ेगा। ओवरऑल आप किसको कैसे देख रहे हैं शशि भाई साहब? शशि भाई साहब जी नमस्कार। देखिए, कुछ सवालों को तो आपने खुद उठाया है कि ये टाइमिंग किस प्रकार की है और इतना जो राजनीतिक तेजी से परिवर्तन हो रहा है उस पर उसका क्या असर होगा, और खास करके विपक्षी एकता को लेकर के जो चर्चा हो रही है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष को कैसे एक किया जाए, क्योंकि ये भी तय है कि बिना विपक्षी एकता के भारतीय जनता पार्टी को हराना 2024 के चुनाव में संभव नहीं होगा। ये भी एक सत्य है। अब सवाल ये उठता है कि शरद पवार साहब ने इस प्रकार का जो स्टेटमेंट अभी एक इंटरव्यू में दिया है, पहली बात तो ये है कि शरद पवार साहब खुद समाजवादी तो है नहीं, न कभी समाजवाद से उनका कोई लेना देना रहा है, बल्कि कॉर्पोरेट के वो एक प्रतिनिधि के रूप में प्रारंभ से देखे जाते थे और ये माना जाता था कि कॉर्पोरेट से उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। तो अचानक अडानी प्रेम जो उनका उभर कर आया है और अडानी साहब को टारगेट किया जा रहा है, अडानी को टारगेट किया जा रहा है, ये बातें वो जो कर रहे हैं वो निसंदेह ठीक है, उनके स्वभाव के बहुत विपरीत नहीं है। उनके पुराने कॉर्पोरेट से रिश्ते जो भी रहे हैं तो उसको देखते हुए कुछ नयापन नहीं है उसमें, लेकिन निसंदेह ये टाइमिंग जो है, जहां पूरे देश में अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के चर्चा हो रही है, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार जेपी की मांग करती रही हैं, तो जब जेपीसी की मांग हो रही है वैसे समय ये भी कह देना कि जेपीसी की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो कमेटी बनाई जाएगी या बनाई जा रही है वही सफिशिएंट है। देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र है भारत, और संसद को कानून बनाने का अधिकार है, सरकार भी संसद बनाती है, तो वैसे समय इस तरह के जांच का अधिकार संसद के पास होनी चाहिए और एक जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जो संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आफ्टर ऑल संसद का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण कैसे स्थापित होगा? संसद कैसे जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में ये प्रमाणित कर पाएगी कि जो आरोप हैं किसी व्यक्ति विशेष पे या सरकार से जो उसके रिश्ते जुड़ रहे हैं या कोई और भी कारण, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। ऐसी स्थिति में
निसंदेह जेपीसी की मांग एक उचित मांग है। अब शरद पवार साहब जो ये बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वहां तो बहुमत ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को है, तो बहुमत यदि दोनों सदनों में है तो फिर जेपीसी से क्या निकलेगा। देखिए ये मान के नहीं चला जा रहा है कि जेपीसी से क्या निकलेगा। संसद के द्वारा, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जो जांच होगी उससे जनता के बीच में एक संदेश जाएगा कि संसद इस तरह के आरोपों की जांच करने के लिए तैयार है, सरकार भी इसके लिए तैयार है, और जो भी उस जांच से निकल के आएगा वो जनता उस पर विचार करेगी। तो शरद पवार जी के द्वारा इस जांच को खारिज करने की बात करना, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है, जरूरत से ज्यादा उछाला जा रहा है। मुझे लगता है कि ये शरद पवार जी के ठीक है, उनके पुराने अपने कॉर्पोरेट के रिलेशन और तमाम जो भी बातें हैं, और वो समाजवादी कतई नहीं रहे हैं, और उनकी राजनीति भी कहीं न कहीं कई बार अवसरवादिता की भी राजनीति रही है। आपको याद होगा कि सोनिया के प्रकरण में भी शरद पवार साहब ने ही विदेशी नागरिक और विदेशी होने का मामला उठा दिया, जो कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए। कोई भी राष्ट्रपति हो सकता, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता, कोई भी जो भारत का नागरिक हो, इसलिए विदेशी नागरिक होना या विदेशी होना, विदेशी मूल का होना, ऐसे अनर्गल जो हैं वो एक प्रकार के उस समय मुद्दे उठाए गए थे। तो मुझे लगता है कि शरद पवार ने जो इस प्रकार का मुद्दा अभी उठाया है, निसंदेह वो विपक्ष की एकता की कोशिश में कहीं न कहीं दरार पैदा कर सकती है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही सकता है। ठीक है, आपने एक रेफरेंस अभी दिया कि सावरकर के मुद्दे को लेकर के, देखिए सावरकर को लेकर के जो बातें इतिहास में हैं, भले आप इतिहास का पुनर्लेखन करने की कोशिश करें, इतिहास के उन पन्नों को मिटाने की कोशिश करें, सावरकर को वीर घोषित करें, सावरकर को भारत रत्न देने की कोशिश करें, लेकिन कुछ चीजें इतिहास के पन्नों में अमिट रूप में दर्ज है कि सावरकर ने किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य से माफी मांगी थी, किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के पेंशन उन्होंने खाई थी, किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का साथ नहीं दे रही थी, उस समय सावरकर ने देश के युवाओं से ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की अपील की थी। ये सब तो सारे रिकॉर्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में, और फिर गांधी की हत्या को लेकर के जो भी उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे, अब जानते हैं को, तो इन चीजों को आप कैसे मिटा देंगे। इसलिए राहुल गांधी इन मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन कठिनाई कहां होती है कि राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों के जो परस्पर विरोधी हित होते हैं। अब उद्धव ठाकरे को लगता है कि महाराष्ट्र में ना सावरकर की उनकी दाल नहीं गलेगी, सावरकर के मुद्दे पे अगर वो इस प्रकार से किसी अन्य पार्टी का समर्थन करेंगे, हो सकता है कि महाराष्ट्र की जनता, जो मराठी जनता के नाम पर जिनको बार बार जो है वो गौरवान्वित करने की कोशिश होती है, तो कहीं न कहीं उसमें उद्धव ठाकरे के लिए जो है ऐसे ही संकट है उनके लिए। अब जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी पार्टी को एक प्रकार से उनके एमएलएस को खरीद करके सरकार को गिरा दी गई और सब कुछ। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अब रही बात कि सावरकर के मुद्दे को राहुल गांधी ने ये सोच करके कि चलिए फिलहाल उसको उतना तुल नहीं देते हैं, लेकिन ये भी तय है कि आपको कुछ मुद्दों पर स्पष्टता भी रखनी ही होगी, क्लैरिटी रखनी ही होगी। एक दूसरा, कुछ रणनीतिक तरीके भी ढूंढने ही होंगे। दोनों सवाल है। देखिए, बिना वैचारिक समझौता किए हुए रणनीतिक तरीके किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के खिलाफ एक विपक्षी एकता बन सकती है, तो यहाँ एक राजनीतिक सावधानी और सतर्कता की जरूरत तो है। मैं बार बार कहता हूं कि लोहिया कभी भी भारतीय जनसंघ पार्टी को साथ लाने के इच्छुक नहीं थे, सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने रणनीतिक तरीके से जिस प्रकार से कांग्रेस को पराजित करने के लिए उन पार्टियों को भी, आप जानते हैं कि गैर कांग्रेसवाद के नाम पर सामने लाया था, और एक वो रणनीतिक स्थिति थी, कोई वैचारिक समझौता वो नहीं था। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में भी इसकी आवश्यकता है, और ऐसी स्थिति में कुछ स्ट्रैटेजी के तहत जो है किस चीज को कितनी प्रमुखता देनी है, किस पार्टी से, विपक्षी पार्टी से संवाद करते समय किन बातों पर उनसे कम से कम बात करते समय महत्व देना है, तो इन बातों को भी समझने की आवश्यकता होगी। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार ये 370 के मुद्दे, राम मंदिर वगैरह के मुद्दे 80 से लेकर के, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये बहुत सारे मुद्दे उनके प्रारंभ से हैं। लेकिन जब जब वो लगता था कि वो एक दल की सरकार नहीं बनाने की स्थिति में, मिली जुली सरकार बनेगी,
तो उन मुद्दों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत या वो उनको वो दरकिनार कर देते थे, उनको हटा देते थे। वो उनकी भी एक रणनीति थी। तो मुझे लगता है कि राजनीति में रणनीति तो बहुत जरूरी है, दूसरे विपक्षी एकता भी बहुत जरूरी है, समय की मांग है, जनतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। तो जो विभिन्न पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां और जो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको कहीं न कहीं जो है इस बात को समझने की आवश्यकता है। रही बात शरद पवार साहब ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में बहुत तुल देने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा तुल देंगे, यानी विपक्षी पार्टियों में इस बात को बहुत तुल दिया जाएगा, तो हो सकता है कि विपक्षी एकता की राह और मुश्किल हो जाए। तो अभी 20 पार्टी 21 पार्टी जो किसी प्रकार की कोशिश कर रही हैं, तो जिन मुद्दों पे सहमति है उन्हीं मुद्दों पर सहमति बना करके, और खास करके इस मुद्दे पे तो सहमति है ना कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से देश की जनतंत्र को खतरा है, विचार अभिव्यक्ति और तमाम चीजों को खतरा है। तो अगर ये सहमति है, अडानी के द्वारा जो भी नुकसान हो रहा है देश को आर्थिक, उससे भी अगर जिस हद तक समझौता और सहमति है उस पर वो बात करें। पर मुझे लगता है कि इस प्रयास के द्वारा एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत जो गोल है, लक्ष्य 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना, उसकी ओर विपक्षी पार्टियां बढ़ें और इसमें कांग्रेस को भी बहुत सावधानी से इन मुद्दों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद। प्रोफेसर शशि, मैं एक चीज जरा और आपसे समझ लूं। दो मुद्दे हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे आपके पक्ष में हवा ना हो तो जो भी, अब इसका जो भी कारण रहा हो, लेकिन अडानी जी रोज चर्चा में और दुगने जोश से आ जाते हैं। जैसे आप बॉल को मारते हैं तो रिएक्शन और तेज होता है। अब अडानी पे चर्चा की, अडानी ने, हिंडनबर्ग लोग भूल गए थे, फिर से शुरू हो गया। एक दूसरा जो धनंजय जी ने एक बात उठाई है, मैं थोड़ा इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूं कि ये फैक्ट है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई, और मैं बिल्कुल ये तय बात है कि आज नहीं, हो सकता है इस देश में 100 साल बाद वीपी सिंह की मूर्ति कहीं ना कहीं लगे और उन्होंने जो दिया है उसको शायद मतलब ये कहना अतिशयोक्ति होगी, लोगों को बुरा लगेगा, वो गांधी और अंबेडकर के बराबर कहीं, अगर उनके बराबर नहीं तो उनके बगल में तो मूर्ति उनकी आज नहीं तो 100 साल बाद इस देश में लगेगी जरूर, ये देख लीजिएगा। मैं कहना ही चाह रहा हूं, धनंजय जी की बात ही को आगे बढ़ा दूं, कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं और वो लार्जर है, और वो इनइक्वालिटी की बात, असमानता की बात, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको क्या नहीं लगता कि अडानी की बात भी उससे रिलेटेड है? क्योंकि अडानी भी सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के साथ बैठ के जिस असमानता को जिस बुरे ढंग से बढ़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी उस सामाजिक न्याय, सामाजिक व्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आम जनता को इस तरह से समझाना मुश्किल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था पे तो चोट कर ही रहे हैं। प्रोफेसर शशि, अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि सामाजिक न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है और सामाजिक न्याय की एक बहुत ही विस्तृत अवधारणा है। तो जब सामाजिक न्याय की अगर आप विस्तृत अवधारणा को लेंगे तो उसमें आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय को कैसे आप बाहर करेंगे? तो सवाल ये उठता है कि किसी समाज की जो आर्थिक संरचना है, और यदि चंद लोगों का समाज में अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण है और सत्ता पक्ष उसको संरक्षण देता है, तो वैसी स्थिति में सामाजिक न्याय की अवधारणा, जो विस्तृत अवधारणा है, वो स्वतः कमजोर होती है। सामाजिक न्याय की जो एक नैरो डेफिनेशन के तहत कि समाज के वंचितों के साथ कैसे न्याय किया जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, और कैसे क्रमशः उन्हें उचित अवसर मिले जो सदियों से वंचना के शिकार हुए हैं, और उन्हें समाज की मुख्य धारा में उचित अवसर भी मिले और आर्थिक विकास के भी उनको अवसर मिले। तो ये सवाल है कि कोई समाज जब निर्माण करेंगे आप, तो उसमें अगर आर्थिक विषमता को बिल्कुल आप ध्यान में नहीं रखेंगे, दूसरी ओर सिर्फ सामाजिक में जन्म के आधार पर वंचना को ही आधार बनाएंगे, तो भी कठिनाई है। एक बात जो सत्य है कि समाज में वंचना के शिकार जन्म के आधार पर जो हैं, वही आर्थिक आधार पर भी वंचना के शिकार हैं। मैं तो ये मान के चलता हूं कि समाज का जो जाति व्यवस्था है और जो उसमें निर्धन वर्ग है, जो वंचना का शिकार किया गया है जन्म के आधार पर, वही माफ कीजिएगा,
वही आर्थिक दृष्टि से भी निर्धन है। अगर आप देखेंगे कि अशिक्षा सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जो समाज में सामाजिक वंचना का जन्म के आधार पर शिकार है, वहां शिक्षा भी सबसे ज्यादा है, आर्थिक विषमता भी वहां सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय की जो विस्तृत अवधारणा है, जिसमें सामाजिक समानता, आर्थिक समानता जिस हद तक भी संभव हो, तो ऐसे सामाजिक न्याय की अवधारणा को अगर अदानी, अंबानी या ऐसे कोई भी चंद पूंजीपतियों के हाथ में आप समाज का अत्यधिक संसाधन सौंप देंगे और सवाल जब उस पर उठेगा तो आप सवालों का उत्तर नहीं देंगे। सवाल का उत्तर क्यों नहीं देंगे? दूसरा, राज्य में जो सरकार है वो किसी समूह विशेष से अपने को आइडेंटिफाई करने की कोशिश क्यों कर रही है? देखिए, पूंजीवाद की भी जो मूल अवधारणा थी वो ये थी कि एक स्वस्थ प्रतियोगिता जो आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण करने वाले वर्ग हैं उनके बीच में होगा, जिसको एडम स्मिथ से लेकर के उन्होंने फ्री ट्रेड कहा और आगे चल करके उसका विकास हुआ। तो सवाल ये उठता है कि राज्य अगर किसी भी कुछ लोगों को जो आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण कर रहे हैं या जिनके नियंत्रण को राज्य बढ़ावा दे रहा है, अगर उसको राज्य के सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है तो निस्संदेह वह सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता को बढ़ाने वाला कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अदानी का मामला हो या ये अंबानी का मामला हो या किसी का भी मामला हो, मैं सीधे सीधे इस बात को कह रहा हूं कि समाजवादी विचारधारा तो यही कहती थी ना कि आप आर्थिक समानता को कैसे लाएंगे, और यदि आर्थिक समानता लाएंगे तो उसमें जन्मगत जो वंचना है, विषमता है, सामाजिक विषमता है, वो भी दूर होगी और उसको दूर करने की कोशिश भी होनी चाहिए। भारतीय संदर्भ में वर्ग और जाति दोनों को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता थी। पूरी तरह से वर्ग के सिद्धांत को भी अगर स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से भारत में जो जाति व्यवस्था है जिसने समाज में विषमता पैदा की है उसको आप सही रूप से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहां तक सवाल है कि मार्क्सवादियों से अधिक समाजवादियों के जो दृष्टिकोण थे इस संबंध में, चाहे लोहिया के चाहे अन्य समाजवादियों के, वो ज्यादा भारतीय धरती के अनुकूल और भारतीय समाज के अनुकूल था। तो सवाल मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि आज के संदर्भ में बिना आर्थिक समानता को भी एडजस्ट करने की कोशिश के सामाजिक विषमता को अगर आप सिर्फ एडजस्ट करेंगे और सामाजिक न्याय की कोई नैरो अवधारणा को लेकर चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मूलतः ये भी कोशिश होनी चाहिए कि जो समाज में आर्थिक संसाधनों पर चंद लोगों का जो बहुत ज्यादा नियंत्रण हो गया है, 1% लोगों का जो बहुत अधिक नियंत्रण हो गया है और समाज के कमजोर वर्गों के पास आर्थिक संसाधन बहुत कम है, यह जो विषमता बढ़ी है लगातार, इस विषमता को तो मोदी समर्थन दे करके समाज में उस आर्थिक विषमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्थिक संसाधनों को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और आर्थिक संसाधन जितने चंद लोगों के हाथ में केंद्रित होंगे तो उसमें आर्थिक विषमता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। निसंदेह समाज का जो वंचित है, जन्मजात वंचना का शिकार है, वो और भी मार्जिनलाइज्ड होगा और भी अधिक वंचना का शिकार होगा। तो इसलिए भारतीय समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक समानता दोनों मुद्दों को लेकर के सामाजिक न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और यदि इस वंचना के आधार पर सामाजिक न्याय की एक विस्तृत अवधारणा को आगे लेंगे तो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो उससे प्रभावित होता है वो सामने भी आएगा और ऐसी शक्तियों को पहचान पाएगा जिन शक्तियों के कारण वो समाज में इस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक वंचना के शिकार हुए। और एक और चीज, जब इन चीजों के आप वंचना के शिकार होते हैं तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी होता है। भले आप कहेंगे कि उनकी संख्या तो ज्यादा है, वोट वो ज्यादा करके किसी को सरकार में और सत्ता में ला सकते हैं, लेकिन उनके वोट का जो मूल्य होता है ना, एक मूल्य के बराबर होने के बावजूद अंततः जिस प्रकार से धन बल से या अन्य प्रकार से उसको इकट्ठा कर लिया जाता है तो निसंदेह वो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक निर्वाचन क्षेत्र में कभी यूं ही गया भी और घूम रहा था तो बहुत सारे गरीब लोगों को एक पार्टी विशेष का झंडा लिए हुए मैंने देखा और मैंने यूं ही पूछा कि क्या ये लोग सच में पार्टी के समर्थक हैं या ये पैसे के बल पर लाए गए हैं। तो मैंने यूं ही चंद लोगों से पूछ लिया कि भाई साहब आप किस पार्टी से आए हैं, तो उन्होंने पार्टी का तो नाम ले लिया, झंडा भी हाथ में था। फिर मैंने कहा कि आप इस पार्टी का समर्थन क्यों करते हैं?
अरे नहीं साहब, हमें तो 200-200 रुपए दिए गए हैं, डेली 200 रुपए दिए जाते हैं और फिर हमें एरिया बता दिया जाता है कि आपको इतने लोगों को उस एरिया में जाकर के पार्टी का झंडा उठा के घूमना है। अब सोचिए, अगर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन इस प्रकार का होगा और निसंदेह पैसे के बल पर अगर उनके विचार, उनके मत वो खरीदे जाएंगे और उनका समर्थन जुटाया जाएगा, तो वो कैसा लोकतंत्र बनेगा। इसीलिए अब जब आपने वीपी सिंह का जिक्र किया, देखिए वीपी सिंह का अगर हम मंडल कमीशन को लागू करने के पूर्व का इतिहास देखें तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो बहुत सारे सवाल है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन निसंदेह मंडल कमीशन को जिन परिस्थितियों में लागू करके उन्होंने समाज के बैकवर्ड्स को उनको न्याय दिलाने की कोशिश की, भले राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी, देवीलाल का मामला था और सब कुछ था, लेकिन कम से कम वो मंडल कमीशन को लागू करके जो डस्टबिन में पड़ा हुआ था, लागू करके उन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़ों के साथ उस न्याय को करने की एक सरकारी कोशिश को आगे बढ़ाया। और इसलिए उन्हें अगर समाज का वो वंचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग एक मसीहा मानता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें वो मसीहा हैं, उन्होंने ये कोशिश की है, तो निसंदेह इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।